दोस्तों, हम ये चिंतन क्यों कर रहे हैं? हमें सोचने की जरूरत क्यों है? हमें सोचना इसलिए पड़ रहा है कि भारत के अंदर आजादी के इतने दिनों बाद भी वो सवाल अनुत्तरित पड़े हैं जिसके जवाब के लिए हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानी दी। रोटी तो हम तब भी खा लेते थे जब हम गुलाम थे। नींद हमें तब भी आ जाती थी जब हम गुलाम थे। शादी ब्याह रिश्तेदारियां तब भी हो जाती थी जब हम गुलाम थे। लेकिन हमारे पुरखों को वो खटकता था। हमारे देश की आजादी के लिए लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी, सब कुछ छोड़ करके, त्याग करके। इस देश को आजादी त्याग, तपस्या और बलिदान के दम पर मिली है। लेकिन आज भी अगर यह प्रश्न खड़ा है, अगर आज इस देश के अंदर हम सब ने देखा कि अगर कोरोना काल के दौरान मजदूरों की जिंदगी जानवर से बदतर हो गई, तो फिर हमारे मन में प्रश्न आता है कि आखिर हमने आजादी के इतने सालों में क्या किया है? अगर इस देश के अंदर छात्रों को शिक्षा के लिए भटकना पड़ रहा है, तो हमारे मन में यह प्रश्न पैदा होता है कि इनका समाधान क्या हो सकता है। आज अगर महिलाओं की इतने आजादी के इतने सालों बाद भी जो दोयम दर्जे की स्थिति आज भी बनी हुई है, उससे मुक्ति का रास्ता क्या हो सकता है? इस देश के अंदर समाज के वो तमाम तबके जिनके श्रम से, जिनके मेहनत से इस देश का निर्माण होता है। खेत में अगर मजदूर किसान काम ना करें तो अन्न पैदा नहीं हो सकता। देश की फैक्ट्रियों में अगर मजदूर अपना खून पसीना ना बहाएं तो आज विकास की जो चकाचौंध दुनिया है वो संसाधन पैदा नहीं हो सकते। लेकिन उनकी जिंदगी इतनी मजबूर, इतनी मजलूम क्यों है? मैं ये मानता हूं कि भारत ने आजादी के बाद अपने विकास यात्रा के दौरान अपने कदम को आगे बढ़ाए, लेकिन उस विकास यात्रा के सकारात्मक पहलुओं के साथ साथ आज नकारात्मक पहलुओं का भी एक लंबा पहाड़ खड़ा हुआ है। और पूरा देश और खास तौर से युवा उन समस्याओं का समाधान चाहता है, और उस समाधान की तलाश में इधर उधर भटक रहा है। जब इस देश का युवा उन समस्याओं के समाधान के लिए चारों तरफ हाथ पैर मार रहा है, इतिहास के पन्नों को भी खंगाल रहा है और भविष्य के दुनिया के तमाम इतिहास के विकसित देशों के इतिहास को समझने की कोशिश कर रहा है, ऐसे दौर में भारत के अंदर इन समस्याओं के समाधान के दावेदारी के रूप में कहा जा रहा है कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो इन भारत की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाए। समाधान चाहिए भारत के युवाओं को। लेकिन आज जिस पर हम विमर्श करना चाहते हैं कि क्या हिंदू राष्ट्रवाद, जिसको हम नकारात्मक राष्ट्रवाद कहते हैं, क्या नकारात्मक राष्ट्रवाद भारत की बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकता है? क्या नकारात्मक राष्ट्रवाद भारत के छात्रों की समस्याओं का समाधान कर सकता है? क्या नकारात्मक राष्ट्रवाद का रास्ता किसानों की समस्याओं का समाधान कर सकता है? क्या नकारात्मक राष्ट्रवाद का रास्ता भारत के दलितों के, पिछड़ों के, आदिवासियों के समस्याओं का, उनके अपमान का समाधान कर सकता है? क्या भारत के अंदर नकारात्मक राष्ट्रवाद का रास्ता भारत को एक विकसित खुशहाल राष्ट्र बना सकता है? नहीं बना सकता। जब हम कहते हैं कि नकारात्मक राष्ट्रवाद नहीं बना सकता,
उसके लिए भारत में सकारात्मक राष्ट्रवाद की जरूरत है। तो कई लोगों के मन में यह प्रश्न पैदा होता है कि राष्ट्रवाद तो राष्ट्रवाद होता है, उसमें नकारात्मक और सकारात्मक क्या होता है? इसको ठंडे दिमाग से समझना जरूरी है। एक इंसान इंसान होता है, लेकिन वो सकारात्मक भी सोचता है, नकारात्मक भी सोचता है। एक विचार विचार होता है, लेकिन वो नकारात्मक भी होता है, सकारात्मक भी होता है। कोई कार्य कार्य होता है, लेकिन वो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। उसके परिणाम अच्छे भी निकलते हैं और बुरे निकलते हैं। उसी तरह से राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद होता है, लेकिन राष्ट्रवाद की परिणत नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी होती है। हम आगे इस पर विचार करेंगे, लेकिन हम दो बात पहले कहना चाहते हैं और इस पर जो विमर्श करना चाहते हैं कि भारत के युवाओं को समाधान चाहिए आज की समस्याओं का, और उन समस्याओं के समाधान की दावेदारी नकारात्मक राष्ट्रवाद कर रहा है। संपूर्ण ताकत में भारत में सत्ता में आने के बावजूद वो समाधान नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा? और फिर हम चर्चा करेंगे कि सकारात्मक राष्ट्रवाद इन समस्याओं का समाधान कैसे कर सकता है, क्योंकि भारत के बेटे बेटियों से और दुनिया के किसी के लोगों से न सकारात्मक राष्ट्रवाद से कुछ लेना है, न नकारात्मक राष्ट्रवाद से कुछ लेना है। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमें उस रोग का इलाज चाहिए। वो इलाज अगर आयुर्वेद से होता है तो आयुर्वेद भी अच्छा है, अगर एलोपैथ से होता है तो एलोपैथ भी अच्छा है, अगर यूनानी दवा से होता है तो यूनानी दवा भी अच्छा है, अगर होम्योपैथ से होता है तो होम्योपैथ दवा भी अच्छी है। हमें समाधान चाहिए। देश का युवा समाधान चाहता है। समाधान देने की जो दावेदारी है कि भारत को अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए, भारत को अगर हिंदू राष्ट्र बना दिया जाए तो भारत की समस्याओं का समाधान हो सकता है। हिंदू राष्ट्रवाद क्या है? नकारात्मक राष्ट्रवाद क्या है? दुनिया के अंदर दो तरह के राष्ट्रवाद दो ऐतिहासिक परिस्थितियों में पैदा हुए। यूरोप के अंदर, जिसको हम नकारात्मक राष्ट्रवाद कहते हैं, नकारात्मक राष्ट्रवाद वर्चस्व के लिए पैदा होता है। आप में के कई लोगों के मन में प्रश्न पैदा होगा कि नकारात्मक राष्ट्रवाद को हम कैसे पहचानें, सकारात्मक राष्ट्रवाद को कैसे पहचानें। नकारात्मक राष्ट्रवाद दूसरों पर वर्चस्व के लिए काम करता है, सकारात्मक राष्ट्रवाद न्याय और हक के लिए लड़ता है। नकारात्मक राष्ट्रवाद दूसरों को गुलाम बनाना चाहता है, सकारात्मक राष्ट्रवाद आजादी के लिए लड़ता है। नकारात्मक राष्ट्रवाद जब अपने देश के अंदर दूसरे लोगों पर, समाज पर, समुदाय पर वर्चस्व कायम कर लेता है तो दूसरे राष्ट्र पर वर्चस्व कायम करना चाहता है, और उस वर्चस्व की प्रक्रिया में ही दुनिया के अंदर दो दो बार विश्व युद्ध का सामना करना पड़ा, जनसंहार का सामना पड़ा। सकारात्मक राष्ट्रवाद, जैसा मैंने कहा, न्याय के लिए लड़ता है, हक के लिए लड़ता है, आजादी के लिए लड़ता है, और दुनिया के अंदर मानवता और बंधुत्व के लिए लड़ता है। अगर आपको लगता है कि न्याय के लिए लोग संगठित हो रहे हैं तो समझना सकारात्मक राष्ट्रवाद है। लोग हिस्सेदारी के लिए संगठित हो रहे हैं तो समझना कि सकारात्मक राष्ट्रवाद है। लोग अगर आजादी के लिए लड़ रहे हैं तो समझना सकारात्मक राष्ट्रवाद है। लोग अगर मानवता और बंधुत्व समानता के लिए लड़ रहे हैं तो समझना सकारात्मक राष्ट्रवाद है। लेकिन अगर लोग दूसरे के ऊपर वर्चस्व के लिए लड़ रहे हैं तो समझना नकारात्मक राष्ट्रवाद है। अगर दूसरे को गुलाम बनाने के लिए, नीचा दिखाने के लिए लड़ रहे हैं तो समझना नकारात्मक राष्ट्रवाद है। अगर दूसरे देश को गुलाम बनाने के लिए, उस पर वर्चस्व कायम करने के लिए, लूट के लिए अगर लड़ रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं, तो समझना नकारात्मक राष्ट्रवाद। नकारात्मक राष्ट्रवाद भविष्य में समस्याओं का समाधान कर सकता है या नहीं कर सकता, इसको जानने के लिए इतिहास के पन्नों को खंगालना बहुत जरूरी है। मुख्य तौर पर जो हिंदू राष्ट्रवाद की परिकल्पना है, नकारात्मक राष्ट्रवाद की परिकल्पना है दुनिया के अंदर और भारत के अंदर, उसकी संकल्पना में जो हिंदुत्व की परिभाषा है, उसके अनुसार कोई भी राष्ट्र तभी मजबूत हो सकता है
जब वो उसके अंदर एक धर्म हो, एक भाषा हो, एक नस्ल हो, तभी वह मजबूत बन सकता है और तभी वो आगे बढ़ सकता है और तभी वो संगठित होकर के अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। मैं कहूं कि ये सच है या ये झूठ है, ये बात समझने की बात नहीं है। नकारात्मक राष्ट्रवाद कहता है दिमाग बंद कर लो, दिल से केवल काम लो, अंधविश्वास पर भरोसा करता है। सकारात्मक राष्ट्रवाद की तरफ से मैं आपसे कहना चाहता हूं, दिमाग को खोल लो, जितनी भी इंद्रियां हैं उनको खोल लो और सोचो, समझो, विचार करो, उसके बाद यकीन करो। दुनिया के अंदर जो नकारात्मक राष्ट्रवाद का प्रयोग हुआ, एक नस्ल, एक जाति, एक धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने का जो प्रयोग हुआ, मैं आपके सामने दो उदाहरण रखना चाहूंगा। पहला उदाहरण, जहां पर राष्ट्रवाद का उदय हुआ, जर्मनी। जर्मनी के अंदर जो राष्ट्रवाद का चिंतन विकसित हुआ, उसकी पराकाष्ठा हिटलर के नेतृत्व में हुई। जर्मनी के अंदर जो राष्ट्रवाद के एक नस्ल, एक जाति, एक धर्म, एक राष्ट्र की विचारधारा को जनता ने समर्थन किया। परिणाम क्या निकला? क्या दिया दुनिया को नकारात्मक राष्ट्रवाद ने? 3 परिणाम निकले। पहला, जर्मनी के अंदर लाखों लाख लोगों का कत्लेआम हुआ, उसी देश के बेटे बेटियों को लहू बहाए गए। दूसरा परिणाम निकला, जर्मनी 2 हिस्सों में विखंडित हो गया। और तीसरा परिणाम निकला, देश को शक्तिशाली बनाने की दावेदारी करने वाला नायक आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गया। जब आप नकारात्मकता को अपने चरम पर पहुंचाते हो तो समाज के अंदर भी नेगेटिविटी फैलती है और आपके अंदर भी नकारात्मकता फैलती है। नकारात्मकता कभी विकास नहीं कर सकती है। विनाश पहले भी किया है, आज भी कर रही है और कल भी वो विनाश ही करेगी। यही जर्मनी का इतिहास दिखाता है। दूसरा, भारत के अंदर आजादी की लड़ाई के बाद 1947 में भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद इस देश के अंदर जो परिस्थितियां पैदा हुई उसमें मैं बाद में आऊंगा। भारत के अंदर यह सिद्धांत विकसित हुआ कि भारत के लोग, द्विराष्ट्र का सिद्धांत, अलग अलग धर्मों के लोग मिलकर के एक राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए अगर उनका भविष्य सुरक्षित है तो अलग अलग राष्ट्र बनने में है। लोगों ने समझाया और उसके बाद इस देश के अंदर भारत का विभाजन हुआ 1947 में। अब हम सब जानते हैं 15 अगस्त इस देश की आजादी का दिन है, तो 15 अगस्त इस देश के विखंडन का भी दिन है। इस देश को विखंडित किया गया इसी दावेदारी के साथ कि अगर यह देश से पाकिस्तान अलग बन जाएगा तो पाकिस्तान के लोगों की तरक्की का रास्ता खुलेगा, उनके बेटे बेटियों की शिक्षा की गारंटी होगी, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा, भारत के अंदर रह करके विकास का रास्ता कुंठित हो जाएगा। लेकिन आप हम सब जानते हैं कि धर्म के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हुआ, लेकिन पाकिस्तान बहुत दिन तक एकत्रित नहीं रह पाया। बांग्लादेश अलग हो गया, पाकिस्तान का विखंडन हुआ। धर्म के आधार पर निर्मित राष्ट्र की पणति के 3 परिणाम निकले। पाकिस्तान के अंदर भी बड़े पैमाने पर आतंकवाद के शिकार हजारों हजार लोग हुए, कत्लेआम के शिकार हजारों हजार लोग हुए। पाकिस्तान 2 हिस्सों में विखंडित हो गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के रूप में दोनों जगह एक ही धर्म के मानने वाले रहते और तमाम राष्ट्र के नायक पाकिस्तान के, उनको आत्महत्या करनी पड़ी, उनकी हत्याएं होंगी। पाकिस्तान के बेटे बेटियों को शिक्षा नहीं मिली, उनको गारंटी नहीं हुई, रोजगार की गारंटी नहीं हुई, महिलाओं की आजादी की गारंटी नहीं हुई। धर्म के आधार पर पाकिस्तान के राष्ट्र बनने से दुनिया के अंदर वो दुनिया का विकसित राष्ट्र नहीं बन गया। जर्मनी नहीं बन पाया, विखंडित हो गया, भारत कैसे बन जाएगा? पाकिस्तान अगर एकत्रित नहीं रह पाया, भारत एकत्रित कैसे रह जाएगा? नहीं रह सकता है।
धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, भाषा के आधार पर राष्ट्र न कल एकत्रित रह पाए थे, न आज एकत्रित रह सकते, न कल वो संगठित और तरक्की विकास के ऊंचाइयों को पहुंच सके थे, न आज पहुंच सकते। इसलिए मैं देश के उन तमाम नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जिनके मन में ये पर्दा उनके आंख के सामने पड़ा है, या कहीं से भी भ्रम पैदा हुआ है कि एक धर्म के आधार पर राष्ट्र बनने से भारत के तरक्की का रास्ता खुलेगा, भारत के खुशहाली का रास्ता खुलेगा, नौजवानों के रोजगार का रास्ता खुलेगा, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र भारत बनेगा, मुझे लगता है कि इन दोनों इतिहास के, जर्मनी और पाकिस्तान के इतिहास को ठंडे दिमाग से देखना जरूरी है। दूसरी दावेदारी क्या है? नकारात्मक राष्ट्रवाद के जो संवाहक हैं, उनका कहना है कि हम भारत की सभ्यता और संस्कृति के संरक्षण कर रहे हैं। इसको भी गहराई से परखना बहुत जरूरी है, क्योंकि तमाम नौजवान इसी भ्रम में नकारात्मक राष्ट्रवाद के इस पूरे महाअभियान में शामिल हो रहे हैं कि चलो देश का विकास नहीं होगा तो कम से कम हमारे धर्म का, हमारे समाज का, हमारी सभ्यता का, हमारी संस्कृति का, भारतीय संस्कृति का तो संरक्षण कम से कम होगा। उनको इतिहास के पन्नों में झांकने की जरूरत है कि आखिर में भारतीय सभ्यता और संस्कृति क्या है। सिंधु घाटी के सभ्यता के अंदर जो संस्कृति हमारी थी, जो परंपरा थी, वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा है या नहीं है? वैदिक काल के अंदर जो हमारी सभ्यता और संस्कृति और परंपरा विकसित हुई, वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है या नहीं है? भारत के अंदर जैन काल में जो भारत के अंदर सभ्यता और संस्कृति विकसित हुई, वो भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है या नहीं है? बौद्ध काल में जो भारत के अंदर सभ्यता और संस्कृति का विकास हुआ, वो भारत की संस्कृति और सभ्यता का हिस्सा है या नहीं है? भारत के अंदर कबीर, तुलसी, नानक, दादू, मीरा के भक्ति आंदोलन का जो पूरा अभियान चला, वो भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है या नहीं है? भारत के अंदर 1757 से लेकर के 1947 तक दुनिया के सबसे लंबे स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो सभ्यता और संस्कृति और जो परंपरा विकसित हुई, भारत की सभ्यता और संस्कृति का हिस्सा है या नहीं है? क्योंकि अगर इन सारे इतिहास के पन्नों को अगर निकाल दोगे तो फिर भारत का हिस्सा सभ्यता और संस्कृति का जो बचेगा, उसके आधार पर भारतीय न तो इतिहास बन सकता है और न भारतीय भविष्य बन सकता है। भारत की परंपरा क्या कहती है? आज कहा जा रहा है कि अगर तुम राष्ट्रवादी हो तो तुम्हें एक भाषा बोलनी पड़ेगी, एक धर्म को मानना पड़ेगा, एक संस्कृति को मानना पड़ेगा, एक सरकार को मानना पड़ेगा। अगर अलग विचार हैं तो तुम राष्ट्रद्रोही हो जाओगे। हमारी परंपरा क्या रही है? भारत के अंदर सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद है। भारत के अंदर एक वेद की रचना नहीं हुई। भारत के अंदर ऋग्वेद भी पैदा हुआ, भारत के अंदर सामवेद भी पैदा हुआ, अथर्ववेद भी पैदा हुआ, यजुर्वेद भी पैदा हुआ। अगर भारत के अंदर एक तरह के चिंतन प्रक्रिया की परंपरा होती तो 4 वेद नहीं पैदा होते। भारत के अंदर सबसे जो प्राचीन दर्शन है, 9 दर्शन है। भारत की संस्कृति और सभ्यता के प्राचीनतम दर्शन में 9 दर्शन है, अलग अलग ऋषियों के द्वारा, अलग अलग महर्षियों के द्वारा प्रतिपादित हुए। भारत के अंदर अगर नास्तिक दर्शन चार्वाक दर्शन है तो भारत के अंदर आस्तिक दर्शन वेदांत दर्शन भी है। भारत के अंदर चार्वाक दर्शन भी पैदा होता है, भारत के अंदर जैन दर्शन पैदा होता है, भारत के अंदर बौद्ध दर्शन पैदा होता है, भारत के अंदर सांख्य पैदा होता है, न्याय पैदा होता है, योग पैदा होता है, वैशेषिक दर्शन पैदा होता है, मीमांसा दर्शन पैदा होता है। जो प्रचलित दर्शन है उनकी संख्या 9 है।
4 वेद हैं, 9 दर्शन है, 18 पुराण है। एक ने नहीं लिखा। 4 वेद, 9 दर्शन और 18 पुराण क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के अंदर अपने अपने ज्ञान, विवेक और व्यवहार के अनुसार अलग अलग चिंतन करने की, सोचने की, समझने की और उसके अनुसार लोगों से बात करने की, संवाद करने की आजादी थी। 4 वेदों का परंपरा है भारतीय संस्कृति का, 18 पुराणों की परंपरा है भारतीय संस्कृति का, 9 दर्शन की परंपरा है भारतीय संस्कृति का। चिंतन अलग अलग है। भारत के अंदर, जैसा मैंने पहले कहा कि वेदांत के लिए जगह है, तो चार्वाक के लिए भी जगह है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में केवल मनुस्मृति नहीं है। और अगर हम इतिहास के पन्नों को देखने की कोशिश करें तो कई लोग कहते हैं भारत कभी सोने की चिड़िया था, जीरो दिया मेरे भारत ने। कब दिया जीरो? जब हमारे विचार को अलग अलग तरह से सोचने समझने की आजादी थी। विज्ञान ज्ञान के बगैर पैदा नहीं हो सकता और ज्ञान अवसर के बगैर पैदा नहीं हो सकता। स्वतंत्र चिंतन के बगैर नया ज्ञान विज्ञान का विकास नहीं हो सकता। मनुस्मृति आने से पहले भारत का मंजर अलग था और मनुस्मृति के आधार पर ज्यों-ज्यों हम संकुचित होते गए, हमारी प्रतिभाएं कुंठित होती गईं और प्रतिभाएं जब कुंठित होती गईं तो हमारे गुलामी का भी रास्ता खुलता गया और हमारे विकास का रास्ता बंद होता गया। इसलिए जब भारतीय सभ्यता और संस्कृति की जब हम चिंतन की बात करते हैं तो सभी युवाओं से मैं कहना चाहता हूं कि भारत की समग्र सभ्यता और संस्कृति के जो सकारात्मक पहलू हैं उसे संग्रहित करके नए भारत का रास्ता बनेगा। भारत के अंदर जो नकारात्मक चिंतन है, जो अंधविश्वास की परंपरा है, उस अंधविश्वास की परंपरा से आगे नहीं बढ़ेगा। हमें आध्यात्म भी चाहिए और हमें विज्ञान भी चाहिए। एक व्यक्तित्व के विकास के जो सकारात्मक चिंतन है, पहलू है, उसके विकास के लिए आध्यात्म चाहिए, लेकिन इस देश के विकास के लिए हमें विज्ञान चाहिए, हमें टेक्नोलॉजी चाहिए। अंधविश्वास और आडंबरों के रास्ते पर चल करके न व्यक्ति का विकास हो सकता है, न राष्ट्र का विकास हो सकता है, न भारतीय सशक्त हो सकता है, न भारत राष्ट्र सशक्त हो सकता है। इसलिए भारतीय सभ्यता और संस्कृति को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें बुद्ध से विवेकानंद की परंपरा को और कबीर से भगत सिंह की परंपरा को पुनर्जीवित करने के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि बुद्ध से विवेकानंद तक और कबीर से लेकर के भगत सिंह तक भारत की ये गौरवशाली परंपरा है। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के सर्वोच्च गुणों पर, बलिदान पर, त्याग पर, तपस्या पर आधारित परंपरा है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज और कोई भी राष्ट्र अपने इतिहास के सकारात्मक पहलुओं को संयोजित करके ही आगे बढ़ सकता है। इतिहास ने यही दिखाया है और भविष्य भी उसी पर टिका हुआ है। इसलिए नौजवानों, आपसे कहना चाहता हूं कि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो हमें भारतीय सभ्यता और संस्कृति को विकसित करना है, लेकिन उसके सफेद, उसके अच्छे पहलुओं को विकसित करना है और उसके जो गलत पहलू हैं उससे बच करके हमें आगे बढ़ना है। जैसे अगर आपको आगे बढ़ना है, आपके अंदर जो नकारात्मक सोच है, आपके अंदर जो दुर्गुण है, उससे आपको मुक्त होना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ पाओगे। और अपने अंदर की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसे जब विकसित करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। अगर नकारात्मक ऊर्जा, क्योंकि वो मेरी है इसलिए हम उसे आगे बढ़ाएंगे, तो हमारा विनाश होगा। लेकिन अगर हमारी सकारात्मक ऊर्जा वो भी मेरी है, अगर उसे हम आगे बढ़ाएंगे तो विकास का रास्ता खुलेगा, समृद्धि का रास्ता खुलेगा, खुशहाली का रास्ता खुलेगा। इतिहास के पन्नों के नकारात्मक बिंदुओं को संयोजित करने का नाम है नकारात्मक राष्ट्रवाद। इतिहास के उन तमाम परंपराओं, विश्वासों को, उन तमाम संस्कृति के पहलुओं के सकारात्मक पहलुओं को संयोजित करके
और अपनी सकारात्मक ऊर्जा को संयोजित करके आगे बढ़ने का नाम है सकारात्मक राष्ट्रवाद। तय आपको करना है कि सकारात्मक ऊर्जा को संयोजित करने से आप आगे बढ़ोगे या नकारात्मक ऊर्जा को भारतीय सभ्यता के संस्कृति के पहलुओं को संग्रहित करके आगे बढ़ो। तीसरी दावेदारी है कि राष्ट्रवादी हिंदू राष्ट्रवाद के पुरोधा सबसे बड़े देशभक्त हैं। इसको भी गहराई से जानना जरूरी है। भारत के अंदर आजादी की लड़ाई के दौरान हिंदू राष्ट्रवाद के चिंतक पैदा हो चुके थे, संगठन पैदा हो चुके थे, लेकिन आज की भी तारीख में इस देश की आजादी के लिए हजारों हजार लोगों ने फांसी के फंदे को चूमा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश की आजादी के लिए 1857 में लाखों लोगों ने अपनी कुर्बानी दी। तो हिंदू राष्ट्रवाद के चिंतन के प्रभावित लोग नहीं थे। इस देश के अंदर करतार सिंह सराबा हंसते हंसते फांसी के फंदे अपनी जान ने उछावर कर दिया। हिंदू राष्ट्रवाद के चिंतन से प्रभावित नहीं थे। भारत के अंदर मदन लाल ढींगरा, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां जैसे हजारों हजार नौजवान हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिए। हिंदू राष्ट्रवाद के चिंतन से नहीं प्रभावित होकर भारतीय राष्ट्रवाद के चिंतन से, सकारात्मक राष्ट्रवाद के चिंतन से प्रभावित होकर के उन्होंने फांसी के फंदे को चूम लिया। आज भी हिंदू राष्ट्रवाद के, नकारात्मक राष्ट्रवाद के पुरोधाओं को स्वतंत्रता संग्राम से एक नाम बताना मुश्किल पड़ जाता है कि आखिर जब देश के लिए लोग आजादी के लिए लड़ रहे थे, आपकी विचारधारा से एक भी नौजवान ऐसा क्यों नहीं पैदा हुआ जो देश के लिए अपनी कुर्बानी दे दे। एक नाम कुल मिलाकर के जोड़ करके आता है और वो नाम आता है वीर सावरकर जी। इतिहास के पन्नों को जो लोग जानते हैं, वीर सावरकर जी की दो जिंदगी है। एक जिंदगी में उनको 1857 के संग्राम, उनको सबसे ज्यादा हिंदू मुसलमानों की एकता के आधार पर जो लड़ाई है वो सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। लेकिन जेल के अंदर जब वो जाते हैं, उनके ऊपर दबाव पड़ता है अंग्रेजों का, माफी मांगते हैं और बाहर आते हैं, तो 1857 की ठीक जो सकारात्मक राष्ट्रवाद की जो परंपरा थी, उससे उलट हिंदू राष्ट्रवाद के, हिंदुत्व के प्रचारक बन जाते हैं। और उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के लिए जो उनकी क्रांति की आग है, कुंद कर दी जाती है और स्वतंत्रता संग्राम के मुख्य धारा से साइड हो जाते हैं। प्रश्न ये पैदा होता है कि आज जो लोग राष्ट्रवाद, देशभक्ति की दावेदारी कर रहे हैं, उस विचारधारा के अंदर इस देश की आजादी की लड़ाई के दौरान संघर्ष करने वाले नौजवानों की वो टीम क्यों नहीं पैदा? लंबे समय तक भारत के राष्ट्रध्वज को फहराने में उन्हें शर्म आती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन नौजवानों से, और आपसे भी बात करना चाहता हूं कि आप भी बात करें कि इस देश के अंदर नकारात्मक राष्ट्रवाद वर्चस्व पैदा कर सकता है, कुछ लोगों को सत्ता के सिंहासन पर बिठा सकता है, लेकिन इस देश की सभ्यता और संस्कृति को नहीं बचा सकता है। इस देश के अंदर जो मां भारती के लिए मर मिटने की परंपरा है, त्याग, तपस्या और बलिदान की भावना पैदा नहीं कर सकता है। इस देश के अंदर देश को एकत्रित करके शक्तिशाली नहीं बना सकता है, उसके पास इसकी क्षमता नहीं है। मैं बात किसी व्यक्ति के विरोध की नहीं कर सकता, मैं उस विचारधारा की बात कर रहा हूं कि जिसको
अंततो गत्वा जिसके पास समाधान है ही नहीं। और जब समाधान है नहीं, इतिहास के पन्नों में भी समाधान जो विचारधारा नहीं निकाल पाई, आज भी सत्ता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने के बाद भी जो विचारधारा समाधान नहीं निकाल पा रही है, वो कल समाधान निकाल करके आपको दे देगी। अगर ऐसा आप मुगालता पालते हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से संवाद करने की जरूरत है और उनके भ्रम को दूर करने की जरूरत है। ये जो पूरा चक्रव्यूह है वो केवल एक काम कर सकता है, समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता, लेकिन जब समस्याओं का समाधान नहीं कर सकता है तो सत्ता में आने के लिए वो उसको नफरत फैलानी पड़े, उसको दंगे करवाने पड़े, उसको एक दूसरे से लड़वाना पड़ेगा। और जब लड़ाई होती है, संघर्ष होता है, दंगे होते हैं, नफरत फैलती है, तो वो समस्या और बढ़ती है। समस्या जब और बढ़ेगी तो और दंगे होंगे और नफरत फैलाए जाएंगे, और जब और दंगे और नफरत फैलाई जाएगी तो समस्या और बढ़ेगी। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जिससे बाहर निकलने का रास्ता अगर आज के भारत के युवा के, भारत के बेटे बेटियां अगर सोचने समझने के लिए और बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तो ये चक्रव्यूह समस्या और समस्या के समाधान के नाम पर दंगा, नफरत और दंगा से फिर समस्या और समस्या के समाधान और उसके रास्ते के रूप में फिर दंगे, फिर नफरत। ये चक्रव्यूह एक दिन यहां पहुंचेगा कि शायद हमारे आप में से किसी के बस नहीं होगा इससे बाहर निकल। इसलिए वक्त के आज की हकीकत को पहचानना और उसके अनुरूप अपने आप को खड़ा करना जरूरी है। अगर नकारात्मक राष्ट्रवाद के पास इसका समाधान नहीं है तो सकारात्मक राष्ट्रवाद इसका समाधान कैसे कर सकता है, यह भी जानना जरूरी है। क्योंकि विरोध के लिए विरोध करने से समाधान नहीं पैदा हो। समाधान के लिए नए चिंतन की जरूरत है, नए आधार की जरूरत है, नए पहल की जरूरत है। जैसा मैंने कहा कि नकारात्मक राष्ट्रवाद नफरत की बुनियाद पर खड़ा होता है, तो सकारात्मक राष्ट्रवाद मोहब्बत की बुनियाद पर खड़ा होता है। नकारात्मक राष्ट्रवाद का जो पहला पहलू तोड़ना होता है, दिलों को तोड़ करके देश पर राज करने का फार्मूला है नकारात्मक राष्ट्रवाद, और दिलों को जोड़ करके देश में एक ऐसी सत्ता का निर्माण करना जिससे कि समाधान पैदा हो, उसका नाम है सकारात्मक राष्ट्रवाद। सकारात्मक राष्ट्रवाद क्या कहता है? सकारात्मक राष्ट्रवाद कहता है कि अगर देश को मजबूत करना है तो देश के अंदर रहने वाले सभी धर्म के लोगों को, सभी जाति के लोगों को, सभी भाषा के लोगों को, सभी क्षेत्र के लोगों को, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, सभी लोगों को एक सूत्र में उनकी ऊर्जा को जोड़ना पड़ेगा। जब इस देश के समग्र मानवीय ऊर्जा को, प्राकृतिक ऊर्जा को, सांस्कृतिक ऊर्जा को जब जोड़ा जाएगा, उससे जो ऊर्जा पैदा होगी वह ऊर्जा हमारी शरीर यही रहेगी, हमारा देश यही होगा, लेकिन हमारी ताकत जो उस ऊर्जा से पैदा होगी उसका अंदाजा लगाना अगर है तो आजादी की लड़ाई के पन्नों को जरूर देखना हो। ये देश अलग अलग नवाबों के, अलग अलग राजाओं में बटा हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी के राज के 100 साल पूरे होने पर 1857 की जंगे आजादी में लोगों ने इस देश के अंदर एकता शुरू की। हमारे पुरखों ने इस देश में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई जो लड़ी, उसका महामंत्र था सकारात्मक राष्ट्र। और उसको अगर आप देखने की कोशिश करिएगा, कई लोग कहते हैं आज जो नफरत के बीज फैलाते हैं तमाम उस तरह की कहानियां,
जो इतिहास के पन्नों से छुपा करके, तोड़ मरोड़ करके आपके सामने रखते हैं, जरा एक बार आप नजर डालने की कोशिश करिए। 1857 की पहले जंगे आजादी में अंग्रेजों से लड़ने के लिए देश इकट्ठा होना शुरू होता है। नवाब भी इकट्ठा होता है, राजा भी इकट्ठा होता है, सैनिक भी इकट्ठा होता है, किसान भी इकट्ठा होता है, नौजवान भी इकट्ठा होता है। सकारात्मक राष्ट्रवाद की जो ऊर्जा है, जो चिंतन है, उसकी ये ताकत है कि उस ऊर्जा जब आपके दिलों में पैदा होती है, भारत के बेटे बेटियों में जब पैदा होती है वो ऊर्जा, तो सकारात्मक राष्ट्रवाद की ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है कि वो बहादुर शाह जफर के दिलों में भी पैदा होती है तो देश के लिए मर मिटने के लिए अपने बुढ़ापे में भी तमन्ना पैदा कर देती है, उत्साह पैदा कर देती है, हिम्मत पैदा कर देती है। सकारात्मक राष्ट्रवाद की ऊर्जा अगर एक तरफ बहादुर शाह जफर को लड़ने के लिए प्रेरित करती है तो दूसरी तरफ नाना साहब के दिलों में भी वही तरंग पैदा कर देती है। सकारात्मक राष्ट्रवाद की ऊर्जा वो ऊर्जा है जो झांसी की रानी के दिलों में तरंग पैदा करती है तो बेगम हजरत महल के दिलों में भी वही तरंग पैदा कर देती है। सकारात्मक राष्ट्रवाद की ऊर्जा वो ऊर्जा है जो इस देश के अंदर अजीमुल्लाह खां के दिलों में पैदा होती है, वही ऊर्जा नाना साहब के दिलों में पैदा हो जाती है। सकारात्मक राष्ट्रवाद की ऊर्जा वो ऊर्जा है कि वही राम प्रसाद बिस्मिल को भी फांसी के हंसते हंसते फंदे को चूमने के लिए प्रेरित कर देती है। सकारात्मक राष्ट्रवाद की ऊर्जा वो ऊर्जा है जो अशफाकुल्लाह खां को भी देश के लिए मर मिटने को प्रेरित कर देती है। राम प्रसाद बिस्मिल गीता को पढ़ते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, आर्य समाज को मानते हैं, लेकिन देश के लिए कुर्बानी के लिए खड़े हो जाते हैं। अशफाकुल्लाह खां इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, लेकिन देश के लिए लड़ने के लिए, मादरे वतन की आजादी के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार हो जाते हैं। सकारात्मक राष्ट्रवाद की ऊर्जा वो ऊर्जा है जो भगत सिंह को भी प्रेरित करती है, चंद्रशेखर आजाद को भी प्रेरित करती है, बंगाल में पैदा हुए बटुकेश्वर दत्त को प्रेरित करती है, पंजाब में पैदा हुआ करतार सिंह सराभा को प्रेरित करती है। इस देश के बेटे बेटियों के, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी लिंग के हों, किसी की भाषा के हों, जिस दिन सकारात्मक राष्ट्रवाद की ऊर्जा पैदा होती है, भाषा, क्षेत्र, लिंग, प्रांत, जाति, धर्म की समस्त ऊर्जा से ऊपर उठ करके उस राष्ट्र को, उस देश को तरंगित करने लगती है। और उसी ऊर्जा के दम पर इस देश के हमारे पुरखों ने इस आजादी की लड़ाई को लड़ा और यह देश आजाद हुआ। सकारात्मक राष्ट्रवाद की ऊर्जा लोगों को जोड़ती है और इतना तो हर इंसान को समझ में आता है, जोड़ने से ताकत बढ़ती है, तोड़ने से ताकत कमजोर होती है। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो इस देश के समग्र ऊर्जा को संगठित करना, जोड़ना जरूरी है। और सकारात्मक राष्ट्रवाद की ऊर्जा का ही नाम है मोहब्बत के आधार पर जो लोगों के दिलों को जोड़ना। जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो इसका मतलब ये कतई नहीं कि सभी लोगों के अंदर जो नकारात्मक सोच है उसको जोड़ने की बात कर रहे हैं। जब हम जोड़ने की बात करते हैं तो सभी लोगों के अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको जोड़ने की बात करते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को जोड़ करके आगे बढ़ने का रास्ता नहीं बनेगा। और मेरा यह मानना है कि इस देश के अंदर जो भी बेटे बेटियां पैदा हैं, सबके अंदर कोई ना कोई सकारात्मक ऊर्जा है। उस ऊर्जा को एक माले के रूप में पिरोने की जरूरत है और उस माले के अलग अलग ऊर्जा को जोड़ करके एक सूत्र में बांधने वाले धागे का नाम है सकारात्मक राष्ट्र, जो लोगों को जोड़ करके इस देश को इकट्ठा कर सकता है, बिखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करके नए निर्माण में लगा सकता है। और वो सकारात्मक राष्ट्रवाद की जो ऊर्जा है उसमें सबकी सहभागिता सुनिश्चित है, क्योंकि हमारे समाज के अंदर समानता का मतलब एक रूपता की बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि सकारात्मक राष्ट्रवाद के चिंतन के अंदर मैं इस बात को मानता हूं
कि अगर जोड़ना है लोगों को तो लोगों की हिस्सेदारी, लोगों को न्याय आपको सुनिश्चित करना पड़ेगा। न्याय और हिस्सेदारी को सुनिश्चित किए बगैर जब आप माला बनाते हो, धागा एक है लेकिन हर माला के जो अलग अलग गुटके होते हैं उनको उचित स्थान आपको देना पड़ता है। एक दूसरे के ऊपर अगर चढ़ाओगे तो माला नहीं बनेगा, उसके बीच में स्पेस भी चाहिए और उनका भी स्पेस चाहिए। इसलिए सकारात्मक राष्ट्रवाद का चिंतन इस बात को मानता है कि इस देश की जो वर्तमान समस्याएं हैं, अगर इस देश की समस्त ऊर्जा को इकट्ठा किया जाए तो नया चिंतन पैदा होगा, नए चिंतन से नया विज्ञान, नया ज्ञान विज्ञान पैदा होगा, नई टेक्नोलॉजी पैदा होगी और हम दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी के स्तर पर, प्रौद्योगिकी के स्तर पर, ज्ञान विज्ञान के स्तर पर हम दुनिया का मुकाबला कर पाएंगे, दुनिया से आगे बढ़ पाएंगे। भारत के अंदर, मैं बार बार कहता हूं, भारत के अंदर किसी चीज की कमी नहीं है। भारत के पास जितनी उपजाऊ है दुनिया के कम देशों के पास है। भारत के पास जितनी प्राकृतिक संपदा है, खनिज पदार्थ है, दुनिया के कम देशों के पास है। भारत के अंदर जितनी नदियां बहती हैं, जितने पानी के स्रोत हैं, दुनिया के कम देशों के पास है। भारत के पास श्रम शक्ति जितना है, दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। भारत के पास जितनी बौद्धिक क्षमता है, मानसिक क्षमता है, दुनिया के कम देशों के पास है। क्या नहीं दिया कुदरत ने? भारत के लोगों को कुदरत ने तो सब कुछ दिया है, लेकिन उन सारी चीजों को एक सूत्र में अगर बांध करके खड़ा किया जाए, यहां के मानवीय संसाधन, अगर यहां की सोच को एक सूत्र में, एक दिशा में पिरो दिया जाए, उस ऊर्जा से हम नए कारोबार का, नए उद्योग का, नए विकास के तंत्र का निर्माण कर सकते हैं। क्योंकि हमारा मानना है सकारात्मक राष्ट्रवाद के चिंतन की जो बुनियाद है कि पहली लोगों की एकता, लोगों से मोहब्बत, और दूसरा देश के निर्माण में लोगों की हिस्सेदारी। जब मैं देश के निर्माण में लोगों की हिस्सेदारी की बात करता हूं तो हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि इस देश के अंदर सकारात्मक राष्ट्रवाद के चिंतन के आधार पर एक ऐसे विकास के ताने बाने का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि देश को अगर आगे बढ़ाना है तो देश के निर्माण में देश के लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी, और उसी हिस्सेदारी को हम कहते हैं रोजगार। क्योंकि अगर किसी भी देश के आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार पड़े हैं, उनकी ऊर्जा का कोई उपयोग नहीं है, उनके राष्ट्र के निर्माण में, देश के निर्माण में कोई उनका योगदान नहीं है, कोई हिस्सेदारी नहीं है, तो राष्ट्र आगे कैसे बढ़ सकता है? वो देश आगे कैसे बढ़ सकता है? अगर इस देश के अंदर आज भी, अगर गांव के अंदर, मनरेगा के अंदर अगर 3 महीने हम केवल काम देते हैं तो 9 महीने हमारे राष्ट्र की वो ऊर्जा बेकार बैठी रहती है। इस देश के अंदर अगर आधी आबादी महिलाओं की है, अगर उनका देश के निर्माण में कोई हिस्सेदारी नहीं है, उनके लिए अगर कोई काम हम नहीं दे पा रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं अवसर तलाश पा रहे हैं, हमारे विकास के तंत्र में अगर उनकी ऊर्जा का कोई हिस्सेदारी नहीं है, वो केवल बेरोजगार है, बात इतनी नहीं है। उनके पास आर्थिक अधिकार नहीं है, बात इतनी नहीं है। देश के निर्माण में जो उनकी हिस्सेदारी है उससे उनको वंचित किया जा रहा है। देश हमारा है, देश को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं, और देश को जब हम आगे बढ़ाना चाहते हैं तो देश में हमारी हिस्सेदारी की जगह बनानी पड़ेगी, और ये बन सकती है। देश के अंदर करोड़ों की तादाद में आज बेरोजगार नौजवानों की यूनिवर्सिटी, कॉलेज से फौज निकल करके सड़क पर घूम रही है। वो इस देश के विकास के लिए, देश के निर्माण में अपना योगदान देना चाहते हैं, उनके लिए अवसर का रास्ता बन सकता है। भारत के अंदर, जैसा हमने कहा कि जितना प्राकृतिक संसाधन है, अगर भारत के प्राकृतिक संसाधनों के अनुरूप हमारी जो मानसून की विविधता है, हमारी जो क्षेत्रीय विविधता है,
उसके भारत की आवश्यकता के अनुरूप जो हम नकलची बंदर की तरह पूरे दुनिया के अंदर घूम रहे हैं और सोचते हैं कि शायद आज जापान की टेक्नोलॉजी केवल ला करके हम भारत का विकास कर लेंगे। कभी नई सरकार आती है वो सोचती है अमेरिका की टेक्नोलॉजी ला करके हम भारत का विकास कर लेंगे। कोई नई सरकार आती है वो सोचती है रूस की टेक्नोलॉजी को ला करके हम भारत का विकास कर लेंगे। दुनिया के अंदर जो टेक्नोलॉजी विकसित हुई, ज्ञान विज्ञान विकसित हुआ है, उसमें जो जरूरी है वो लेना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर भारत के विकास की यात्रा को अगर आगे बढ़ाना चाहते हो तो भारत के बेटे बेटियों का श्रम, भारत के बेटे बेटियों का ज्ञान विज्ञान और साथ में ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास करना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ के जंगल के लिए, छत्तीसगढ़ के जंगल में उपजा पैदा होने वाले सामग्री के अनुरूप वहां पर औद्योगिक विकास के लिए टेक्नोलॉजी को वहां विकसित करना पड़ेगा। पहाड़ के लिए अलग टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी, मैदानी भाग के लिए अलग टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी, पठारी भाग के लिए अलग टेक्नोलॉजी विकसित करनी पड़ेगी। और भारत के बेटे बेटियों के अंदर यह क्षमता है कि हम ऐसी टेक्नोलॉजी का विकास कर सकते हैं कि भारत के बेटे बेटियां अपने गांव में, अपने कस्बे में, अपने क्षेत्र में रह करके भारत के देश के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। उनको रोजगार का अवसर मिल सकता है, उनको सम्मान मिल सकता है। और यकीन मानिए ये जो आर्थिक हिस्सेदारी है सामाजिक न्याय की गारंटी की तरफ भी एक कदम साबित हो सकती है, एक सहयोगी साबित हो सकती है। इसलिए सकारात्मक राष्ट्रवाद के जो दो प्रमुख पहलू है, एक इस देश के अंदर लोगों को सबको सम्मान मिले और दूसरा इस देश के सभी लोगों को काम मिले, जिससे जो कुदरत के द्वारा दिया गया उनके पास जो क्षमता है, जो उनका ज्ञान है, विज्ञान है, उससे वो इस देश के निर्माण में योगदान कर सकते। देश के योगदान में जिसने नहीं पढ़ाई की वो भी योगदान कर सकता है, जो 8वीं फेल हो गया वो भी योगदान कर सकता है, जो 10वीं पास हो गया वो भी योगदान कर सकता है, जो ग्रेजुएट हो गया वो भी योगदान कर सकता है, जो डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर बन गया वो भी योगदान कर सकता है, जो IAS PCS बन गया वो भी योगदान कर सकता है, जो नेता बन गया, मंत्री बन गया, प्रधानमंत्री बन गया, मुख्यमंत्री बन गया वो भी योगदान कर सकता है। तंत्र ऐसा विकसित करना पड़ेगा इस देश के अंदर, भारत का कोई भी बेटा बेटी चाहे वो पढ़ गया हो या अनपढ़ हो, हम उसके पढ़ने की भी गारंटी करेंगे, लेकिन समग्र मानवीय संसाधन की देश के निर्माण में हिस्सेदारी हो, इसके तंत्र को विकसित करने का नाम है सकारात्मक राष्ट्रवाद। आप में से कई लोगों के मन में प्रश्न पैदा हो रहा होगा कि इतने लोगों को रोजगार देने के लिए, काम देने के लिए पैसा कहां से आएगा? इस देश में पैसे की कमी नहीं है। आंकड़े अखबारों में आते रहते हैं, आप पढ़ते रहते होंगे। 100 लोगों के पास इतना पैसा है जितना संसाधन और पैसा 100 करोड़ लोगों के पास नहीं। जरूरत केवल न्यायपूर्ण व्यवस्था को निर्मित करने की है और वो व्यवस्था निर्मित हो सकती है। सकारात्मक राष्ट्रवाद का चिंतन, जब आप सकारात्मक व्यक्ति पैदा होगा तो सकारात्मक समाज पैदा होगा, सकारात्मक समाज से ही सकारात्मक राष्ट्र पैदा होगा। और यकीन मानिए, जो मैं आपकी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, सकारात्मक राष्ट्रवाद का चिंतन इस देश के लोगों को मोहब्बत के आधार पर जोड़ भी सकता है। इस देश के लोगों को सकारात्मक राष्ट्रवाद का चिंतन अपने श्रम, अपना विवेक, अपनी प्रतिभा, मान सम्मान के साथ इस देश के निर्माण में योगदान करने का अवसर भी दे सकता है। भारत को भी खुशहाल देश बना सकता है, भारतीयों को भी खुशहाल नागरिक बना सकता है। और यकीन मानिए, खुशहाल व्यक्ति और खुशहाल राष्ट्र दुनिया की भी खुशहाली की कामना कर सकता है। और भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो सपना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, वसुधैव कुटुम्बकम का जो सपना किसी सकारात्मक पलों में भारत के महर्षियों ने जो देखा था, उसका रास्ता खुल सकता है सकारात्मक राष्ट्रवाद से। सकारात्मक राष्ट्रवाद व्यक्ति को भी जोड़ने का काम करता है, समाज को भी जोड़ने का काम करता है।
और दुनिया के अंदर जो एक दूसरे को खत्म करने की फिराक में बैठे हुए राष्ट्र हैं, उनको भी जोड़ने का काम करता है। इस सकारात्मक चिंतन से भी व्यक्ति से लेकर के व्यवस्था तक, राष्ट्र से लेकर के मानवता तक एक सूत्र में बंध करके विश्व के अंदर एक नए चिंतन और नए इंसानी व्यवस्था के निर्माण के लिए आगे बढ़ सकती है। सकारात्मक राष्ट्रवाद कहता है कि हम भी हैं, लेकिन तुम भी हो, तुम्हारी भी जगह है हमारे अंदर और हमारी भी जगह है तुम्हारे अंदर। हमारा भारत राष्ट्र है, लेकिन तुम्हारा भी अगर कोई देश है तो वो भी है। मोहब्बत के आधार पर दोनों जुड़ सकते हैं अपने राष्ट्र के साथ। इस दृष्टिकोण का नाम है सकारात्मक राष्ट्रवाद। सभी लोग अपने अस्तित्व के साथ सह अस्तित्व में जी सकते हैं। एक दूसरे के सहयोग, एक दूसरे से मोहब्बत, एक दूसरे को खुशी बांट करके भी तरक्की के अपने शिखर तक पहुंच सकते हैं, जहां आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां कत्लेआम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां विखंडित होने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। और मेरा मानना है कि सकारात्मक राष्ट्रवाद व्यक्ति के अंदर के बिखराव को भी खत्म करके जोड़ सकता है, समाज के अंदर के बिखराव को भी खत्म करके जोड़ सकता है, दुनिया के अंदर का जो बिखराव है उसे भी खत्म करके एक सूत्र में जोड़ सकता है। सबकी खुशहाली के रास्ता और तमन्ना का नाम है सकारात्मक राष्ट्रवाद, लेकिन आसान नहीं। आज जो हालात हैं इस देश के अंदर, उसमें आसान नहीं है। आप में से तमाम लोग, मैं पिछले सत्रों में सुन रहा था, चिंतित हैं। कई लोगों ने कहा कि नकारात्मक राष्ट्रवाद को तो ताकतवर बनने में 70 साल, 80 साल, साल गुजर गए, तो क्या सकारात्मक राष्ट्रवाद को भी इस देश के अंदर मजबूत करने के लिए, नए आधार पर निर्मित करने के लिए, तो उससे ज्यादा साल लगेंगे? नहीं लगेंगे। नकारात्मक राष्ट्रवाद का अपना इतिहास था, सकारात्मक राष्ट्रवाद का अपना इतिहास है। संकट के समय में समाधान पैदा होता है। संकट जितना ही तीव्र होता है, समाधान भी उतना ही तात्कालिक, उतना ही तीव्र होता है। आज जिस तरह की बेचैनी भारत के पूरे देश के युवा महसूस कर रहे हैं, भारतीय युवा संवाद में भारत के सभी राज्यों के, तमिलनाडु के युवा जुड़े, कर्नाटका के युवा जुड़े, आंध्र प्रदेश के युवा जुड़े हैं, तेलंगाना के युवा जुड़े, केरला के युवा जुड़े हैं, महाराष्ट्र के युवा जुड़े हैं, मध्य प्रदेश से युवा जुड़े, छत्तीसगढ़ हो, चाहे झारखंड हो, बंगाल हो, असम हो, त्रिपुरा हो, नॉर्थ ईस्ट का पूरा इलाका हो, बिहार हो, यूपी हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल प्रदेश हो, जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो। देश के कोने कोने से आज पिछले 7 दिनों से यह विचार मंथन चल रहा है। पूरे देश से युवा इस बेचैनी के साथ आज इसमें शामिल हो रहे हैं। केवल देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर जो भारत के बेटे बेटियां जा करके रह रहे हैं, उनके अंदर भी तड़प है। आज के हालात से वो भी चिंतित हैं कि अगर इसी तरह देश इसी दिशा में बढ़ा तो इस देश का क्या होगा। दुनिया के 12 देशों से आज इस महाअभियान में लोग शामिल हैं। आज यूएसए के लोग इसमें शामिल हैं। आज ऑस्ट्रेलिया से नौजवान इसमें शामिल हैं। यूके, जापान, नॉर्वे, सऊदी अरेबिया, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड, जॉर्डन, कनाडा, स्पेन, लिथुआनिया, कुवैत, दुनिया के भी तमाम देशों के अंदर रहने वाले भारत के बेटे बेटियां बेचैनी महसूस कर रहे हैं। और उस बेचैनी का परिणाम है कि आज इस भारतीय युवा संवाद में देश और दुनिया के अंदर जो भारत के बेटे बेटियां हैं, जो सिर्फ अपने लिए नहीं जीना चाहते, सारी कोशिशों के बावजूद जिनके आंख पर अंधविश्वास की, अंधभक्ति की पट्टी नहीं बंधी है, वो सोच रहे हैं। और यकीन मानिए कि आप जो सोचने की तरफ बढ़े हैं, वो कहते हैं कि बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सकारात्मक राष्ट्रवाद की ऊर्जा 1 और 1 बनकर के 2 नहीं होगी, 1 और 1 बनकर के 11 होगी। लेकिन इस बात की गारंटी आपको करनी पड़ेगी कि आपका चिंतन पूरे कमिटमेंट के साथ, पूरे समर्पण के साथ, पूरे दृढ़ निश्चय के साथ इस वैचारिक आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए समर्पित है।
कहना आसान है, आप जरा एक बार सोचने की कोशिश करिए। इस देश के अंदर उस ऊर्जा को महसूस करने की कोशिश करिए। हमारे पांव में एक कांटा चुभ जाता है तो मुंह से आह निकल जाती है। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव फांसी के फंदे को चूमने जा रहे थे। पता था कि 2 मिनट बाद हम इस दुनिया से विदा हो जाएंगे, फांसी का फंदा उनके गर्दन में होगा, लेकिन वो मुस्कुरा रहे थे। हमसे एक कांटा बर्दाश्त नहीं होता, वो मौत पर भी मुस्कुरा रहे थे। इसी मिट्टी के बेटे थे। झांसी की रानी बेगम, हजरत महल इसी मिट्टी की बेटियां थीं। अगर इस देश के लिए सचमुच कुछ करना चाहते हो, अपने अंदर की ऊर्जा को जगाओ। सकारात्मक राष्ट्रवाद की मंजिल पर पहुंचने की पहली शर्त है कि अपने अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको जगाओ। नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर निराशा पैदा करती है। और मैं खास तौर से देश के उन तमाम बेटे बेटियों से कहना चाहता हूं, रोजाना घुट घुट करके जीने से मरने से बेहतर है कि इस मां भारती के लिए कुछ बेहतर करने के लिए अपनी ऊर्जा को जागृत करके, मरना है तो कुछ करके मरो, जीना है तो कुछ करके जियो। घुट घुट के जीने से न तुम्हारा कोई विकास होने वाला है, न इस देश का कुछ विकास होना है। जीने के दोनों रास्ते हैं, तय तुम्हें करना है। हमें अपनी जिंदगी को भी बेहतर करना है, परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाना है, लेकिन हमारे शरीर के अंदर, एक इंसान के अंदर इतनी ऊर्जा होती है, जो आप संकल्प लेते हो उसी के अनुपात में आपके अंदर ऊर्जा भी पैदा हो जाती है। इस देश के अंदर सकारात्मक राष्ट्रवाद के चिंतन को, इस वैचारिक आंदोलन को अगर हम भारत के बेटे बेटियों के अंदर अगर प्रवाहित करने में सफल होते हैं, तो यकीन मानियो कि इससे वो ऊर्जा पैदा होगी। इस ऊर्जा से हम नए व्यवस्था का भी निर्माण करेंगे, नए हिंदुस्तान का भी निर्माण करेंगे और नए इंसान का भी निर्माण करेंगे, क्योंकि व्यक्ति और व्यवस्था दोनों को बदलना जरूरी है। व्यवस्थाएं अमूर्त नहीं होती हैं, व्यवस्थाओं का संचालन व्यक्ति करता है। व्यक्ति की सोच व्यवस्थाओं की सोच को प्रभावित करती है। इसलिए देश की बात फाउंडेशन का एक ही साथ दोहरा लक्ष्य है। हमें व्यक्ति को भी बदलना है और हमें व्यवस्था को भी बदलना है। हमें नए इंसान का भी निर्माण करना है और हमें नए हिंदुस्तान का भी निर्माण करना है। विध्वंस और सृजन के साथ साथ संवाहक बनने के लिए हम भारत के बेटे बेटियों को तैयार होना पड़ेगा। और मुझे यकीन है ये रास्ता इस देश को एक नई रोशनी दिखाएगा, इस दुनिया को एक नई रोशनी दिखाएगा, और जो हमारे आजादी के लाखों लोगों ने हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दी, उनके सपनों को भी साकार करेगा। इनकलाब जिंदाबाद। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।